अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर 4 ACCA का FI स्टार्ट हो गया जी। कल हमने बात की थी, ये नोट्स इसलिए नए हो गए हैं कि कल वाले नोट्स को मैंने फिर अपडेट थोड़ा सा किया है। तो बहरहाल हैंड आउट आप लोगों के पास अपडेटेड है, आप लोगों को फाइनल वाला हैंड आउट अपलोड हो जाएगा। तो अगर कोई बच्चा बाद में ज्वाइन करता है तो उसका लेक्चर नोट ही यही वाला अपलोडेड होगा इंशाल्लाह, सही वाला। तो ये हमने कल बात जो की थी उसमें हमने कुछ ही बातें की थी कि अगर आप बात करें प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की तो वो क्या है, वो ऐसे टेंजिबल आइटम्स हैं जो आपने होल्ड किए हुए हैं फॉर यूज़ इन बिजनेस। और वो यूज़ क्या क्या हो सकते हैं? आप एडमिन पर्पस के लिए उसको यूज़ कर रहे हैं, आप रेंटल टू अदर्स के लिए यूज़ कर रहे हैं, या उसको सप्लाई प्रोडक्शन और सप्लाई ऑफ गुड सर्विसेज के लिए यूज़ कर रहे हैं। फिर आप रिकॉर्ड कब कर सकते हैं किसी एक आइटम को एज प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट? तो उसका हमने कहा था जी क्राइटेरिया है, दो शर्तें पूरी हो जाएं, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स प्रोबेबल हो, कॉस्ट लायबली मेजरेबल हो, तो हम रिकॉर्ड कर सकते हैं किसी आइटम को एज अ प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। फिर अगली बात आई थी कि इस अमाउंट पर रिकॉर्ड करें, तो बात ये की थी हमने कि इनिशियल मेजरमेंट इसकी होगी एट कॉस्ट। और कॉस्ट में तीन चीज़ें होंगी। पहली चीज़ उसकी परचेज प्राइस, जिसमें नॉन रिफंडेबल टैक्सेस, इंपोर्ट ड्यूटीज़ ऐड कर देंगे, रिबेट्स, डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट्स लेस कर देंगे। फिर ऑल डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट जो उसको वर्किंग कंडीशन में लाने के लिए ज़रूरी है। और फिर इनिशियल एस्टीमेट ऑफ डिसमेंटलिंग कॉस्ट, अगर ये डिसमेंटलिंग करना लाजमी हो। और लाजमी हो सकता है IS 37 में पढ़ेंगे जाके, जब आपकी लीगल या कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन बन जाए। तो एनीवेज फिलहाल सादा रखें बात, ठीक है। तो ये तीन चीज़ें मिलकर कॉस्ट बनेगी, और इनिशियली कॉस्ट के ऊपर आप रिकॉर्ड करेंगे उसको, यानी डेबिट, एसेट, क्रेडिट, कैश या पेबल आप करेंगे। फिर उसके बाद हमने अगली बात की थी कि चलें जी, इनिशियल मेजरमेंट में कॉस्ट के अंदर डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट में क्या क्या आता है, ये कुछ बातें की थी। और उसकी एक एग्जांपल मैंने कहा था कि करनी है, ठीक है। वो एग्जांपल आप लोगों की होमवर्क के अंदर थी, तो उस एग्जांपल को क्विकली हम देख लेते हैं ज़रा। और तुम्हारा कॉन्टैक्ट हो गया, सर का मैसेज आ गया, हाँ ठीक है, लाइव ही चल रहा है आज तो मामला। अच्छा जी, तो क्वेश्चन नंबर 1 में बेसिकली हमने डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट की, कॉस्ट डिटर्मिनेशन हम सीख रहे हैं जी यहाँ पर। इनिशियल मेजरमेंट के वक्त, ठीक है जी। तो ये एक छोटी सी एग्जांपल आपको मैंने करने के लिए कही थी, ठीक है जी। अब दिस इज वेरी सिंपल, हम पहले टिक क्रॉस कर लेते हैं। कॉस्ट, कॉस्ट कैलकुलेट करो जिस पर मशीन को रिकॉर्ड किया जाना चाहिए। न्यू मशीन इज परचेज बाय अरमान एंटरप्राइजेस, ये अरमान बाहर बैठा होगा, नीचे डॉलर कर दिए मैंने। रेलेवेंट डिटेल्स आर एज फॉलोज। लिस्ट प्राइस, जिसको परचेज प्राइस भी कहते हैं, ठीक है, जो आपके, जैसे आप कोई चीज़ खरीदने जाएं तो उसके ऊपर एक टैग लगा होता है, ठीक है जी। वैसे लिस्ट प्राइस को परचेज प्राइस इसलिए नहीं कहना चाहिए कि अगर सवाल के अंदर कोई ट्रेड डिस्काउंट आ रहा है तो फिर लिस्ट प्राइस इज नॉट योर परचेज प्राइस, बल्कि वो लिस्ट प्राइस में से 10% माइनस करेंगे, ठीक है, और 90% वुड बी योर परचेज प्राइस, कि आप इस पर खरीद लो, ठीक है। खैर, तो हम यहीं पर ही इस सवाल को करते हैं। ये फिर हमारी जो कहानी चल रही थी इसको हम फिर बल्कि एक्सक्यूज मी ऐसे खड़े लेते हैं, हम अपने बोर्ड को यूज कर लेते हैं। तो हमने क्या निकालना है जी? कॉस्ट ऑफ मशीन। तो क्वेश्चन नंबर 1 में कर रहा हूं आपके साथ डिस्कस इस वक्त, इसमें हम निकाल रहे हैं कॉस्ट ऑफ मशीन। अच्छा, एक चीज जो मैं यहाँ पर वैसे बताना भूल गया था, लेकिन एक दो चीजें शायद इसमें आ भी जाएं, और प्लस एक दो चीजें वैसे भी ऐड कर दूंगा ताकि वो भी जहन में आ जाए कि कॉस्ट में कौन सी चीजें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, लिस्ट प्राइस 8 लाख है, लेकिन उसमें से आपने ट्रेड डिस्काउंट को लेस कर देना है। अगर मैं यहीं पर इसको माइनस कर दूं तो एक तरह से मेरी डेफिनेशन वाला वो काम बन जाएगा, परचेज प्राइस, फिर डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट, और फिर इनिशियल कॉस्ट ऑफ डिसमेंटलिंग, ठीक है। तो परचेज प्राइस मेरे लिए होगी 8 लाख का कितने परसेंट? 90% परचेज प्राइस, या आप इसको यूं लिख ले
800 माइनस 800 का 10%, अगर आप वाली बात करें तो बात तो एक ही है। तो 800 में से 800 का 10% माइनस कर दें या 800 का 90% ले लें, बात तो एक ही है। तो ये बेसिकली मैंने क्या किया, ट्रेड डिस्काउंट को लेस कर दिया परचेज प्राइस से। कोई मसला? वैसे लिखूँ या ये भी ठीक है? ठीक है, अच्छा चले जी। कितना आता है ये आपने बताना है। मैं थाउजेंड्स के अंदर चल रहा हूँ जी। कितना? 720 थाउजेंड्स 720। ठीक है जी। अब कुछ चीज़ें आगे नज़र आ रही हैं जिनको देखना है, कौन सी चीज़ आनी है कौन सी नहीं आनी है। ठीक है जी, ये दोनों आइटम्स हो गए। नेक्स्ट इज़ इम्पोर्ट ड्यूटीज़। इम्पोर्ट ड्यूटीज़ आप ऐड करते हैं क्योंकि इम्पोर्ट ड्यूटीज़ बाय डिफ़ॉल्ट ये नॉन रिफंडेबल ही होती हैं, और उसके बाद आपको नॉन रिफंडेबल टैक्सेस भी नज़र आ रहे हैं। ठीक है जी, तो इम्पोर्ट ड्यूटीज़ आपने ऐड की। नॉन रिफंडेबल टैक्सेस आपने ऐड किए। क्या है इम्पोर्ट ड्यूटी की अमाउंट? 4। नॉन रिफंडेबल टैक्सेस 6.3। ठीक है जी। उसके बाद नजर आ रहा है आपको रिफंडेबल या एडजस्टेबल इनकम टैक्स। एडजस्टेबल का मतलब ही, रिफंडेबल का मतलब होता है पैसे वापस मिल जाना, एडजस्टेबल का मतलब है पैसे तो वापस नहीं मिल रहे लेकिन किसी टैक्स लायबिलिटी के अगेंस्ट आपको क्रेडिट एक तरह से मिल जाएगा। तो बहरहाल कोई भी टैक्स जो आपने पे किया एसेट को खरीदते हुए, अगर वो आपको वापस मिल जाना है तो ये तो आपका खर्चा हुआ ही नहीं। फिर आप एसी खरीद कर लाए, आपने उसको कैपिटलाइज किया, इकट्ठा एक्सपेंस क्यों नहीं बनाते? क्योंकि इस एसी से आपको कई साल अगले बिजनेस को फायदा आना होता है। तो एक्सपेंस आप करते हैं इसको स्लोली स्लोली। पहले आप इसको बनना, कॉस्ट है, ये खर्चा हुआ है आपका, लेकिन इस खर्चे को एकदम से पीएनएल में ही डालते, बल्कि इसको कर लेते हैं कैपिटलाइज एज अ नॉन करंट एसेट, और फिर जितना अरसा इसने इस्तेमाल होना है उतने अरसे के ऊपर फैला के आप इसको एक्सपेंस आउट कर देते हैं। ठीक है ना? तो ये खर्चा हुआ है आपका, पीपीई बनाया जो आपने, खर्चा हुआ, आपने उसको कैपिटलाइज कर लिया, अब उसको आहिस्ता आहिस्ता एक्सपेंस आउट करना है। लेकिन ऐसा टैक्स जो आपका वापस ही आ जाना है आपको, जो आपने पे किया, ये तो आपका फिर खर्चा नहीं हुआ, तो इसको एसडी कॉस्ट में ऐड नहीं करते, इसको आप एक्सपेंस आउट कर देंगे पीएनएल में। इसको आप पे कर दिया, जब रिफंड होगा तो फिर देख लेंगे। एडजस्टेबल है तो एसिड बनाना है या आपने उसको एक्सपेंस करके बाद में रिवर्स करना है, ये सारी चीज़ें आपकी यहाँ पे रेलेवेंट नहीं है। बस सादा बात, पीपीई के अंदर इसने ऐड नहीं होना। अब ये नहीं लेना हमने, और इसके बारे में मैं नीचे एक लाइन में लिख देता हूँ, ठीक है, कि नॉन रिफंडेबल, एक छोटा सा नोट डाल देंगे कि एडजस्टेबल टैक्स। लेकिन मैं अभी इसलिए इसको नहीं यहाँ पे लिख रहा, इज नॉट एडेड इन कॉस्ट, क्योंकि और भी बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं जो इग्नोर करनी हो, तो मैं यूँ कॉमा लगाता जाऊँगा। लेकिन ये क्या है, एडजस्टेबल टैक्स क्या है, ये कैपिटलाइज नहीं होना, एसडी कॉस्ट में ऐड नहीं होना, इसलिए यहाँ पे नहीं लिखा। एक तरीका ये है कि आप यहाँ पर डाल दें एक नोट, और उस नोट के अंदर आप लिखें एडजस्टेबल टैक्स, ये चीज़, वो चीज़, फलां चीज़, ढिमकां चीज़, दीज आर नॉट मेड पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ एसेट। अगर आपको वो थ्योरेटिकल बात पूछ लेता है, डिस्कस करने का कहता है, तो ये बताना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर ना लिखने के मतलब दो हो सकते हैं। आपको समझ नहीं आई कि ये ऐड होना है या नहीं होना, या आपको पता था कि ये ऐड नहीं होना। अब मुझे समझ नहीं आई, पर्चे में मैंने नहीं लिखा, एमसीक्यू है, फिर तो ठीक है। लेकिन अगर मिसाल के तौर पर कहता है डिस्कस कर दो इसको, थोड़ा सा बता दो इसके बारे में, तो फिर मुझे समझ नहीं आई थी तो मैंने छोड़ दिया, आपको समझ आई थी और आपने उसको छोड़ा, तो दोनों को क्या बराबर नंबर मिलने चाहिए? कॉन्सेप्चुअली तो फिर आप ठीक थे ना, तो इसलिए बताना पड़ता है कि ये चीज़ हमने छोड़ी है, जानते बूझते हुए इसको इग्नोर किया हमने। ठीक है, हाँ, लॉजिक देने की जरूरत नहीं, बस बता दो कि ये इग्नोर किया। नेक्स्ट, इंश्योरेंस इन ट्रांजिट। जी, ये वो वाहिद इंश्योरेंस है जो एसिड कॉस्ट में ऐड होती है, क्योंकि रास्ते की इंश्योरेंस है। एसिड को हमने वर्किंग कंडीशन में लाना है, तो हम तक आएगा तो अगली बात होगी, तो हम तक आते हुए जितने खर्चे रास्ते में उसके हो रहे हैं, वो उसी कॉस्ट में हम ऐड करते हैं। इंश्योरेंस इसके बाद जब एसिड आ जाता है, हम इंस्टॉल कर लेते हैं, रेडी टू यूज़ हो जाता है, उसके बाद यूज़ करना शुरू कर देते हैं। इंश्योरेंस तो उस वक्त भी हो रही होती है, वो इंश्योरेंस होती है फायर इंश्योरेंस, थेफ्ट इंश्योरेंस, इस तरह की कोई इंश्योरेंस हम जो करवाते हैं, वो इंश्योरेंस कभी भी एसिड कॉस्ट में ऐड नहीं होती, वो हमारा एक एक्सपेंस है। ठीक है, वो आप देख लेंगे
कि अगर आपने ज़्यादा पे कर दिया है तो कुछ एक्सपेंस, कुछ रीपेमेंट बन जाएगी, वरना सारे का सारा एक्सपेंस बहरहाल एसडी कॉस्ट में ऐड नहीं होता। तो ये वाहिद इंश्योरेंस है जो एसडी कॉस्ट में ऐड होती है। तो इंश्योरेंस इन ट्रांजिट, इंश्योरेंस इन ट्रांजिट कितनी है जी? 7। चलो 7.0 क्या करना है, 7। नेक्स्ट, उसके बाद क्या नजर आ रहा है जी? फीस पेड टू क्लियरिंग एजेंट। जब आप कोई एसेट मंगवाते हैं तो आपको पोर्ट से उसको क्लियर कराने के लिए अगर एजेंट को पैसे देने पड़े हैं तो ये भी आपके लिए रेलेवेंट है, इसके लिए ज़रूरी खर्चा है। तो क्लियरिंग एजेंट की फ़ी आ गई, कितनी है जी? 9। नेक्स्ट, उसके बाद क्या है जी? ऑक्ट्रॉय चार्जेस। ऑक्ट्रॉय किसे कहते हैं? ऑक्ट्रॉय किसे कहते हैं? हाँ भी, एक ऑक्ट्रॉय किसे कहते हैं? ऑक्ट्रॉय समुद्री किराए को कहते हैं, एक लफ्ज है, कभी आ जाए तो ठीक है। तो ऑक्ट्रॉय चार्जेस कहते हैं समुद्री किराए को, ठीक है। समुद्री किराए को क्या कहते हैं? ऑक्ट्रॉय चार्जेस, ठीक है। तो ये भी जरूरी है, जाहिर सी बात है। गालिबन हमने अपनी ये मशीन इंपोर्ट करवाई है, जिस वजह से हमें ये इंपोर्ट रिलेटेड कॉस्ट भी नजर आ रही है। इंपोर्ट ड्यूटी भी पे की हमने, रास्ते की इंश्योरेंस भी करवाई है, और ऑक्ट्रॉय चार्जेस क्लियरिंग एजेंट को पैसे दे रहे हैं। तो ऑक्ट्रॉय चार्जेस ये वो जो फॉरेन पोर्ट से, कितने वैसे, फॉरेन पोर्ट से लोकल पोर्ट तक लाने के लिए जो किराया लगा, और फिर लोकल पोर्ट से आगे अगर हमारे तक लाने के लिए, हमारे सिटी तक, हमारी फैक्ट्री तक लाने के लिए कोई हैंडलिंग चार्जेस, कोई ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस लगते हैं तो वो भी कॉस्ट का पार्ट बनेंगे, लेकिन वो फिलहाल सवाल में तो नजर नहीं आए। अच्छा, अब ये पहुंच गया जनाब, किराया वगैरह लगा के ये प्लांट हमारे पास पहुंच गया, मशीन पहुंच गई हमारे पास। अब लैंड को प्रिपेयर कर रहे हैं, खुदाई खुदाई करके, फाउंडेशंस बना के, फिर इंस्टॉलेशन कर रहे हैं उसकी, फिर एस्टीमेट ऑफ इनिशियल कॉस्ट ऑफ डिसमेंटलिंग। ये बेसिकली सही जुमला इस तरह से होना चाहिए, इनिशियल एस्टीमेट ऑफ कॉस्ट ऑफ, इसको सही कर लेता हूं मैं, माजरत, बात वही है, बस जरा थोड़ा सा वो लिखते हुए गलत हो गया, ठीक है। तो इनिशियल एस्टीमेट ऑफ कॉस्ट ऑफ डिसमेंटलिंग, ठीक है जी। अच्छा, अब ये निकला कैसे होगा, ये सवाल जहन में आएगा कि ये कैसे निकला होगा। इसका जवाब इंशाल्लाह थोड़ी देर में आपको मिलेगा, जब मैं आपको ये कैलकुलेट करना सिखाऊंगा, अभी फिलहाल नहीं, ठीक है। इंपॉर्टेंट बहुत है, आपके एग्जामिनर का एक फेवरेट एमसीक्यू, एक फेवरेट एरिया जिसमें वो एमसीक्यू बना सकता है, ठीक है। ये कॉस्ट ऑफ डिसमेंटलिंग में आपको इंशाल्लाह सिखाऊंगा, ठीक है। इनिशियल एस्टीमेट ऑफ कॉस्ट ऑफ डिसमेंटलिंग, फिलहाल तो हमने ये बात की है कि इसको हमने क्या करना होता है, एसिड की कॉस्ट में ऐड करना होता है। ये पहले दिन से ही हमने सीख लिया, ठीक है। तो क्या क्या चीजें आई हैं जी? लैंड प्रेपरेशन कॉस्ट, साइट प्रेपरेशन है, लैंड जो भी है, चलो लैंड प्रेपरेशन कॉस्ट कितनी है जी? 8 पॉइंट। फिर इंस्टॉल करने के ऊपर कुछ कॉस्ट आई है, इंस्टॉलेशन कॉस्ट 7 पॉइंट। उसके बाद अभी अभी क्या बताया हमने, इनिशियल एस्टीमेट ऑफ डिसमेंटलिंग कॉस्ट कितना जी? 5। ये 0 थे, चलो अब अच्छा नहीं लगता, एक जैसे जरा लगेंगे अब, ठीक है। अच्छा अच्छा, ले जी, लैंड प्रिपरेशन कॉस्ट हमने डाल दी, इनिशियल कॉस्ट आ गई, कॉस्ट ऑफ डिसमेंटलिंग आ गई। जाहिर सी बात है, अगर फर्नीचर ब्रेक डाउन हो गया है, मशीन को उतारने लगे थे, वो मशीन जो है वो गिरी, हमारे साथ ही हमारा फर्नीचर पड़ा हुआ था, उस मशीन के गिरने से वो टूट गया, तो ये भी आप मशीन की कॉस्ट में ऐड करेंगे, है ना। ये एक्सपेंस है, पड़ा हुआ है पहले F2 में, गुड, ये अच्छी बात है, सॉरी F3 में पड़ा हुआ है ये, ठीक है। अच्छा चलो, ये तो अच्छी बात है भाई, एबनॉर्मल लॉसेस को हमने एसेट की कॉस्ट में ऐड नहीं करना होता, ठीक है। ये आपकी नाअहली है, ये आपकी सुस्ती है, ये आपकी नेग्लिजेंस है। ये कोई एसिड को वर्किंग कंडीशन में लाने के लिए फर्नीचर तोड़वाना जरूरी नहीं था। एसिड को वर्किंग कंडीशन में लाने के लिए रास्ते में आते हुए इशारा तोड़ना जरूरी नहीं था कि आपको कोई फाइन होगा, कोई पेनल्टी होगी।
बात समझ आ रही है? ठीक है, तो जो भी आपके एबनॉर्मल वेस्टेजेस हैं, ठीक है, इंस्टॉलेशन के दौरान आपने सीमेंट बाहर छोड़ दिया और शाम को चले गए, इंस्टॉलेशन चल रही थी, साइट प्रिपेयर हो रही थी, सीमेंट के कई बैग्स पड़े हुए थे, 100 बैग बाहर ही पड़ा हुआ था, ऊपर से जनाब बारिश आई, सारा सीमेंट तबाह हो गया। किसकी नाअहली है? क्या प्लांट को वर्किंग, मशीन को वर्किंग कंडीशन में लाने के लिए सीमेंट का खराब करवाना जरूरी था? नहीं। तो इसलिए वो भी क्या है आपका एबनॉर्मल लॉस। और पीएनएल के अंदर जाते हैं तो आपने जैसे एडजस्टेबल टैक्स को इग्नोर किया, वैसे ही क्या है ये ब्रोकन डाउन फर्नीचर की कॉस्ट, ऐसी मैंने कहा इकट्ठा लिख लेंगे ना एक बार, ठीक है। तो ये क्या है, जो ब्रोकन डाउन फर्नीचर है, ठीक है, ये तो एबनॉर्मल लॉस है, इसकी कॉस्ट भी आपने एसेट की कॉस्ट में ऐड नहीं करनी, ठीक है। उसके बाद इंश्योरेंस फॉर द ईयर, हाँ जी, अभी तो बोला इंश्योरेंस, अब पहुंच गया एसेट तो अब इंश्योरेंस करवाइए। अब ये क्या है, रनिंग एक्सपेंस की तरह से है, ये भी एक, ठीक है। तो ये काबिल इस्तेमाल हालत में, ज़रूरी खर्चा नहीं, काबिल इस्तेमाल हालत में लाने के लिए, वर्किंग कंडीशन में लाने के लिए ज़रूरी नहीं था, ठीक है। अच्छा, लाइसेंस फॉर द ईयर, हाँ जी, ये मशीन चलानी है, ये मशीन चलाने के लिए जिस मुल्क में आपने मशीन चलानी है उस हुकूमत को आपको सालाना लाइसेंस फ़ी पे करनी पड़ती है। क्यों? ऐसी कोई बात नहीं है, मेरे ख्याल में तो फिर हो सकता है आपको फ्यूल के बगैर भी नहीं चल सकती, फिर वो भी कैपिटलाइज कर दें। लाइसेंस दो तरह के होते हैं। लाइसेंस फी फॉर द ईयर के साथ ऐसी बात नहीं लिखी हुई कि इसके बगैर मशीन चल नहीं सकती, यहाँ लिखा नहीं हुआ, इसलिए मैं इसको अज्यूम करूंगा कि ये कोई नॉर्मल एक लाइसेंस है, जैसे इंश्योरेंस करवाई वैसे ही कोई लाइसेंस पे किया, हमारा कोई लाइसेंस होगा, ठीक है। अब चला तो नहीं सकते, लेकिन लोग तो चलाए फिर रहे हैं गाड़ियां भी बगैर लाइसेंस के, बात कर रहा हूँ मैं। तो अगर यहाँ पर ये लिखा होता कि लाइसेंस फी जो है वो इसके बगैर हम चला ही नहीं सकते, लेकिन ये वंस है तो कॉस्ट में ऐड कर देते, ठीक है। लेकिन उसके अलावा अगर ये सालाना खर्चा है तो आप इसको एसेट बना भी लो तो एक साल बाद फिर दोबारा तो आप ऐड करो एसेट में, फिर डेफिसिट करो, फिर ऐड करो, फिर डेफिसिट करो, फिर ऐड करो, तो फॉर द ईयर जितने भी खर्चे होंगे आपने उनको एसेट की कॉस्ट में ऐड नहीं करना। हाँ, अगर इस तरह का लाइसेंस होता कि समझो आप मशीन को लेकर आए हो, पहली बार आपको रजिस्टर करवाना है इसको कि आप भी ये काम करेंगे तो लाइसेंस पे करें, ये वंस फॉर द लाइफ है तो उस लाइसेंस को आप ऐड करते। फॉर द ईयर है, हर साल पे करोगे तो इसका फायदा कितने अरसे में आना है, तो आपकी एसेट की तो डेफिनेशन ही मीट नहीं करेगी फिर ये वाली चीज, तो एक साल आप ऐड कर दो, फिर उसके बाद अगले साल नहीं देना पड़ेगा। यहाँ क्या लिखा हुआ है, लाइसेंस फी है, यहाँ से मारे गए, तो अगर लाइसेंस फी लिखा होता वंस होता ऐड कर देते, फॉर द ईयर तो मतलब हर साल देनी पड़ेगी, तो मारे गए, इसलिए ये भी नहीं लेंगे, ठीक है। तो लाइसेंस फी, एनुअल लाइसेंस फी, मैं यूं लिख रहा हूँ, एनुअल इंश्योरेंस, एनुअल लाइसेंस फी, और क्या चीज रह गई है, और तो कोई नहीं रहा अभी तक, तो यही है ना, एनुअल इंश्योरेंस, एनुअल लाइसेंस फी, इनिशियल, हाँ इनिशियल ऑपरेटिंग लॉसेस तो आएंगे एसेट की कॉस्ट। इनिशियल ऑपरेटिंग लॉस का मतलब पता है क्या होता है, मतलब मिसाल के तौर पे आपने एक होटल जो है वो बनाया, ठीक है जी, उस होटल में आपका काम है, आप सर्विसेज देते हैं, ठीक है जी, और आपने डिफरेंट जो है वो अपने पास जो है वो, ये आपके रेस्टोरेंट्स हैं डिफरेंट, ठीक है, हर एक रेस्टोरेंट जो है वो उसके अंदर आपने मिसाल के तौर पे मुख्तलिफ खानों के पकवानों के रेस्टोरेंट बनाए हुए हैं। अब अभी आप ये बिल्डिंग पूरी बन गई है तो अभी आपका सिर्फ ये रेस्टोरेंट चालू हुआ, इधर से ये हुआ, सर ये मंजिल वाला हुआ है, लेकिन खर्चे तो इस पूरे प्लाजे के आपको अभी से इनकर करने पड़ रहे हैं, तो अभी रेवेन्यूज़ कम हो रहे हैं और एक्सपेंसेस अभी बहुत ज़्यादा हैं क्योंकि इनिशियल फेज़ में आप, या मिसाल के तौर पे आपने कोई फैक्ट्री लगाई है, प्लांट लगाया है, अभी इस प्लांट को जब लगाया है तो ये पूरी फैक्ट्री सेटअप की है, तो इसके ऊपर जो एक्सपेंसेस हैं, मिसाल के तौर पे कॉस्ट, डिफरेंट कॉस्ट जो होती हैं वो आपकी 1500 की कॉस्ट आ रही है, लेकिन अभी ये इनिशियल फेज में है, अभी चीज़ें बनना शुरू हुई हैं, अभी आपकी प्रोडक्ट की इतनी धूम भी नहीं पड़ी है मार्केट के अंदर, तो शायद रेवेन्यूज़ जो हैं वो अभी सिर्फ मिसाल के तौर पे 1200 रुपये के आए, तो ये इनिशियली आपको क्या आ गया, 300 रुपये का लॉस।
अब किसी अक्लमंद ने कहा कि क्योंकि एसिड जो है वो अभी इनिशियली जो एक्सपेक्टेड लेवल है उस पर ऑपरेट नहीं कर रहा, इनिशियली ऑपरेट किया तो इससे लॉसेज आए हैं, तो इसको भी एसिड कॉस्ट में ऐड कर दें? नहीं भाई, बात तो वही है कि ये एसिड को वर्किंग कंडीशन में लाने के लिए जरूरी खर्चा नहीं था, वर्किंग कंडीशन में आया उसके बाद चला, अब सुस्ती आपकी है, नाहली आपकी है, आप कर लेते इसको अच्छे से ऑपरेट। इनिशियल वैसे भी फेज के अंदर बिजनेस के अंदर कुछ लॉसेज आते होते हैं, तो ये कभी भी एसिड कॉस्ट में ऐड नहीं किया जाता। IAS 37 में जाकर इसको तफसील से पढ़ेंगे भी सही इंशाल्लाह, ठीक है। तो इनिशियल एनुअल फी एंड इनिशियल ऑपरेटिंग लॉसेस, अब बात पूरी होगी। इनिशियल ऑपरेटिंग लॉसेस आर नॉट मेड पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ मशीन, ठीक है जी। तो एनुअल इंश्योरेंस थी, एनुअल लाइसेंस फी थी, इनिशियल ऑपरेटिंग लॉसेस थे, इनको हमने एसिड की कॉस्ट में ऐड नहीं किया। ओके डन। तो इसका मतलब एसिड की कॉस्ट, एक मिनट एक चीज रहती है, आई थिंक एक चीज रहती है, वो क्या है? ट्रायल प्रोडक्शन को कहते हैं टेस्ट रन। मतलब आपका एसिड सही चल रहा है या नहीं चल रहा है, ये चेक करने के लिए आपने कुछ खर्चा किया, तो ये टेस्ट रन की कॉस्ट आपकी एसिड की कॉस्ट में ऐड होगी, ठीक है जी, होगी। अब आप कहोगे स्टैंडर्ड में चेंज आया है, IAS 16 में चेंज आया है, टेस्ट रन की कॉस्ट एसिड की कॉस्ट में ऐड होती है, ठीक है, क्योंकि आप ये देखना चाह रहे हैं कि एसिड फंक्शन प्रॉपरली कर रहा है या नहीं कर रहा। अभी एसिड रेडी टू यूज नहीं हुआ, अभी बस इंस्टॉल करके उन्होंने खड़ा कर दिया। अब आपने कहा यार जरा चेक तो कराओ चला के, सही चल रहा है या नहीं चल रहा। सही नहीं चलेगा तो फिर मजीद कुछ चीज़ें, कुछ चेंजेस करनी पड़ेंगी। तो टेस्ट रन की कॉस्ट को एसिड की कॉस्ट में आपने ऐड करना होता है। अच्छा, अब इसके अंदर एक छोटी सी चीज़ आई है, IAS 16 में, छोटी सी, कुछ ही अर्सा पहले, ये कोई साल पहले, 6-8 महीने पहले, साल पहले एक चेंज आई है, जिसमें ट्रायल प्रोडक्शन से होने वाली सेल प्रोसीड्स के बारे में थोड़ी डिस्कशन है। आपकी किताबों में कहीं मुझे नजर नहीं आई, कहीं आ गई तो पढ़ा दूंगा। फिलहाल सादा सी बात है, टेस्ट रन कॉस्ट मैंने सिर्फ लिखी हुई है, और टेस्ट रन से मुझे कोई सैंपल्स मेरे नहीं बन के आए, ठीक है, इस सवाल के अंदर, इसलिए टेस्ट रन कॉस्ट एसिड कॉस्ट में ऐड होगी। हाँ, वैसे ज़मानी बता दूं, अगर टेस्ट रन की कॉस्ट आई है और उससे कुछ आपको सैंपल्स प्रोड्यूस हुए जो आपने बेच दिए हैं, तो वो सैंपल्स जो प्रोड्यूस किए हैं आपने, उनका रेवेन्यू आपने P&L में लेके जाना था, और उन सैंपल्स को प्रोड्यूस करने की जो कॉस्ट होती है, उनकी जो प्रोडक्शन कॉस्ट, जैसे वो मटेरियल वगैरह की, वो भी P&L के अंदर जाती है, वो इधर नहीं आती। लेकिन इस बात को छोड़ो, ये बात कहीं नजर आई तो छोटी सी एग्जांपल से समझा दूंगा। फिलहाल सादा बात, ट्रायल प्रोडक्शन की कॉस्ट, टेस्ट रन की कॉस्ट, ये एसिड की कॉस्ट में ऐड हुआ करती है। तो ट्रायल प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी है जी? 4 है, आई थिंक 4, सॉरी जी, 4000, ठीक है जी। तो ये जनाब, अच्छा एक और चीज़ ज़रा ऐड करें, छोटी सी एक चीज़ ऐड कर लें। मैं माजरत चाहता हूँ, असल में जो आमद मुझे यहाँ पे आके आपके पास होती है ना जी, वो मुझे घर पे हो ही नहीं रही होती। मैं, मसला ये है, मैं क्या करूँ, अब क्या कर सकता हूँ मैं, ठीक है। तो एक मैंने लाइन ऐड कर ली है, इस लाइन के अंदर मैं आपको एक नई चीज़ लिख कर दे रहा हूँ, और वो है स्टाफ ट्रेनिंग कॉस्ट। सुना हुआ ये नाम भी? इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? ये लाजिम बात है, एक्सपेंस है, क्योंकि ये एसिड को वर्किंग कंडीशन में लाने की का खर्चा नहीं है। ये तो वही बात होगी जैसे मैंने कल कहा था कि पेट्रोल डाली जाओ और एसिड में कैपिटलाइज करी जाओ, क्योंकि जी ये तो ज़रूरी खर्चा है। एक तो ये मसला भी है ना, एक तो ये मसला भी है, एसिड को वर्किंग कंडीशन में लाने के लिए ज़रूरी खर्चा नहीं है, वर्किंग कंडीशन में आ गया, ऑपरेट करने का खर्चा है। तो एक तो ट्रेन होंगे तो चलाएंगे, मतलब ऑपरेशन कॉस्ट, ऑपरेशनल कॉस्ट है। और एक और जो स्टैंडर्ड इसके ऊपर पाबंदी लगाते हैं ना, ट्रेनिंग कॉस्ट को कैपिटलाइज ना करने के लिए जो पाबंदी लगाते हैं, वो पाबंदी ये है कि आप कंट्रोल नहीं कर सकते। एसिड की डेफिनेशन के अंदर सबसे कीमती बात कि आप किसी चीज को भी एसिड कब बनाएंगे, जब आपका उसके ऊपर कंट्रोल हो। IAS 38 हम पढ़ेंगे ना, इंटेंजिबल्स का एसिड, तो उसके अंदर वो बात यही करता है कि आपका इसके ऊपर कंट्रोल होना चाहिए। अब स्टाफ ट्रेनिंग से आपको फायदा मिलना है, क्या मतलब? आपका स्टाफ ट्रेंड होगा तो आपको, आपके बिजनेस को अच्छे से करेगा, आपके बिजनेस को फायदा देगा। लेकिन ये जो ट्रेनिंग से उसको ट्रेनिंग दी, ऐसे जो आपको फायदा आना है, ये टेंजिबल तो नहीं है, ये तो इनटेंजिबल एसेट है। IAS 38 में इसकी डिस्कशन है, वहां जाके फिर दोबारा बात करूंगा कि
आप इसको कैपिटलाइज क्यों नहीं कर सकते, हालांकि आपको इस ट्रेनिंग से फायदा होता नजर आ रहा है? उसकी वजह है कंट्रोल। क्या वजह है जी? आप एम्प्लॉय को कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है? तो अगर कंट्रोलेबिलिटी का इशू है तो फिर हाँ, अगर वो ऐसा लिखा हुआ है कि किसी सूरत में वो जा ही नहीं सकते, तो फिर मे बी आप उसको कैपिटलाइज करने की तरफ जाएं, बट सिर्फ लिखा हुआ हो स्टाफ ट्रेनिंग कॉस्ट। क्या लिखा हुआ जी? स्टाफ ट्रेनिंग कॉस्ट टू ऑपरेट ऐसे, ठीक है? तो ये स्टाफ ट्रेनिंग कॉस्ट जो है, ये लेट से सवाल के अंदर गिवन है जी 2500 रुपया, $2500 है, बल्कि ऊपर डॉलर लिखा हुआ है, ठीक है? तो इसको आपने क्या करना है, इसको भी आपने इग्नोर करना है, इसको भी आपने कैपिटलाइज नहीं करना। अब इधर जगह नहीं बची, चलो ठीक है। नोट, स्टाफ ट्रेनिंग कॉस्ट ऐसे लिख लेता हूँ, स्टाफ ट्रेनिंग कॉस्ट कॉमा एडजस्टेबल टैक्स broken down furniture due to our negligence, annual insurance, annual license fee and initial operating losses are not made part of cost। एडवर्टीजमेंट भी ऐसा ही हो सकता है, लिख दे वो कि जी हमने एसेट चलाना था, हमने एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म, हमने एक ओपनिंग सेरेमनी की है, ताकि जी ये मशहूरी हो जाए, हमारा आज पता लग जाए कि हमने काम शुरू किया, हमने जो है वो पटाखे बनाने की फैक्ट्री लगाई है, ठीक है? हम कुछ पटाखे उस पर चला के भी दिखाएंगे, तो ओपनिंग सेरेमनी में वो खर्चा आ गया, नहीं ओपनिंग सेरेमनी का खर्चा भी ऐसे कॉस्ट में ऐड, इस तरह की कुछ चीज़ें आ रही हो तो आपने क्या करना है, उनको इग्नोर। तो ये जनाब हमारा पहला सवाल हो गया, इसमें हमने क्या किया जी, कॉस्ट ऑफ एसिड कैलकुलेट की है। अब अगर आपने टोटल बताओ जरा, टोटल क्या बना? 776 एग्जैक्ट 776। ये कॉस्ट ऑफ मशीन है। आपने कॉस्ट ऑफ मशीन, ये वो अमाउंट है जिससे अब आपने एसेट को करना है डेबिट, कैश या पेबल रिस्पेक्टिवली हो जाएंगे क्रेडिट। अज्यूम करें सारा कैश पे हो गया है, जो जो खर्चे हुए हैं, तो कैश ये एसेट मशीन अकाउंट और कैश क्रेडिट, और फिर ये वो 776 है, 776 है, जिसको आपने ओवर यूजफुल लाइफ ऑफ दिस मशीन डेप्रिशिएट करना होगा। तो ये कहानी आगे चली। तो बात चली थी कहां से, पीपीई क्या है, कब रिकॉर्ड करें, किस अमाउंट पे करें, कॉस्ट में क्या कुछ आ सकता है वो हमने लिख लिया, ठीक है? सही हो गया। अच्छा, अब कहां गया ये इस सवाल के अंदर गिवन था, आपको निकाल कर दिया हुआ है इनिशियल एस्टीमेट ऑफ डिसमेंटलिंग कॉस्ट, ठीक है? लेकिन ये इस तरह से नहीं, ये तो आपको निकालना पड़ा करेगा अगर आपके सवाल में आता है तो, ठीक है? तो इसकी डिस्कशन अब इसके बाद में करता हूं। यहां तक कोई क्वेश्चन है तो पूछे, नहीं? चलो अच्छा जी, अब कुछ चीजें मैंने यहां पर लिखी हुई थी कि इनिशियल मेजरमेंट कॉस्ट पे होगी, और कॉस्ट में ये चीजें आएंगी, जिसके अंदर मैंने चीज़ें जो आएंगी वो तो लिखी हुई थी, जो चीज़ें नहीं आनी चाहिए वो मैं लिख लाता यार नोट्स में। चलो खैर, ज़बानी कलामी आपको 2-4 बातें बता दी हैं, ठीक है? तो इनफ है वो भी इंशाल्लाह। बाकी फिर अब मंडे को फिर जब नोट्स अपडेट करूँगा तो यहाँ पे फिर ये भी लिख दूंगा, फॉलोइंग आर सम एग्जांपल्स ऑफ कॉस्ट विच आर नॉट इंक्लूडेड इन कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट, वो लिख देंगे इंशाल्लाह, ठीक है? अगर याद रह गया तो। अच्छा जी, अब उसके बाद ये तीसरी चीज़ है, ठीक है? पहली बात हमने कहा कि इसकी परचेज प्राइस होगी, उसमें डिफरेंट नॉन रिफंडेबल टैक्सेस, इंपोर्ट ड्यूटीज ऐड करेंगे और ट्रेड डिस्काउंट लेस कर देंगे, फिर डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट्स को ऐड करेंगे। उसकी कुछ एग्जांपल्स देखी, एक एग्जांपल 1 हमने क्वेश्चन 1 हमने उस हिसाब से कर भी लिया। इसी तरह से हमने सारे स्टूडेंट्स को पढ़ना है, ठीक है ना? हाँ, स्कूल से। और उसके बाद इनिशियल एस्टीमेट ऑफ कॉस्ट ऑफ डिसमेंटलिंग, ठीक है? अब इसके ऊपर वैसे लगता है IAS 37, बल्कि मैं यूं कहूंगा IAS 37 तो ये बताता है कि प्रोविजन बनानी चाहिए, ठीक है? और उसकी डिटेल जो है वो आपको देता है इफ्रिक 1, जो कि मैंने नहीं देखा आप लोगों के सिलेबस के अंदर, इसलिए ज़्यादा बहस इसके ऊपर नहीं है, वरना तो ये एक अलग ही दुनिया है, इस पर 3 दिन लग जाते हैं, ठीक है? तो इफ्रिक 1, इफ्रिक कहते हैं असल में ना, जब पहले IAS होते थे तो कोई चीज़ क्लैरिफिकेशन चाहिए, किसी चीज़ पे क्लैरिफिकेशन चाहिए होती थी, तो इंटरप्रिटेशन कमेटी थी जो SIC स्टैंडर्ड इंटरप्रिटेशन कमेटी थी, वो फिर SIC को इंटरप्रिटेशन देती थी। जैसे IAS 38 के अंदर वेबसाइट्स के बारे में कोई ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं थी, तो SIC 32 आया जिसने वेबसाइट कॉस्ट के बारे में बताया। ऐसे ही जब IAS आना बंद हो गए, मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था, IFRS आना शुरू हो गए, तो अब कोई चीज़ क्लैरिफिकेशन चाहे तो उन्होंने भी अपना नाम, कमेटी ने बदल कर रख दिया, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग
इंटरप्रिटेशन कमेटी। अब जो क्लैरिफिकेशन देते हैं उसको कहते हैं इफ्रिक, इन इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इंटरप्रिटेशन कमेटी, इफ्रिक 1। तो इफ्रिक 1 में आपकी डी कमीशनिंग या डिसमेंटलिंग कॉस्ट के बारे में इंफॉर्मेशन है, कॉस्ट मॉडल को क्या करना है, रिव्यू को क्या करना है, लेकिन आपने इस लेवल पे नहीं जाना। आपको सिर्फ इतनी सी बात पता होनी चाहिए कि ये इनिशियल एस्टीमेट ऑफ डिसमेंटलिंग कॉस्ट निकलता कैसे है, ठीक है, और उसका ट्रीटमेंट क्या है। वरना इसकी असल कहानी तो ये है, कॉस्ट मॉडल भी है, रिवेज मॉडल भी है, एस्टीमेट चेंज भी है इसके अंदर, तो कहानी बहुत लंबी है, पर वो कहानी आपके सिलेबस में नहीं है, बड़े होके पढ़ लीजिए, ठीक है। अच्छा, अब इसको सीखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 मैंने करवा दिया था आपको, और यार मुझे याद करवाना, इनके लिए मैंने ना 2 सवाल सादे सादे स्ट्रेट लाइन वाले भी इस तरह के रख देने सोल्यूशन के साथ, किसी वक्त प्रैक्टिस कर लेंगे। जरूरत तो वैसे नहीं महसूस हो रही, कॉस्ट मॉडल वाला हो जाएगा, ये भी समझ आ गया था, चलो बड़ी बात है। अच्छा, ये जनाब क्वेश्चन नंबर 3 मैं अब आपको करवाने लगा हूँ। इस क्वेश्चन को पढ़िए जरा। कैसा लगा सवाल? सवाल कैसा लगता है? अच्छा जी, मुझे बताओ, प्लांट जो आपने परचेज किया, अच्छा इसका एक तरीका होगा, वर्किंग का एक तरीका होगा, उस तरीके पे वर्किंग करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। लेकिन फिलहाल सादा सी बात, प्लांट खरीदा है तो इसकी क्या एंट्री करोगे आप? प्लांट डेबिट, कैश क्रेडिट, ऐसा ही है। ये इधर करते हैं, ये क्या चीज पड़ी हुई है? अच्छा, इतना अच्छा मैंने प्लाजा बनाया था और सारा ही जाता रहा। अच्छा जी, एसेट खरीदा, एसेट खरीदने की एंट्री हमने पास की, प्लांट डेबिट और कैश क्रेडिट, कितने डॉलर्स का जी? 300। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद ना जी, अब मामला कुछ इस तरह से है कि इस वक्त हम मौजूद हैं 1 जनवरी 2016 पे, और 12 साल के बाद जाकर इस प्लांट को डी इंस्टॉल करना पड़ना है इस कंपनी को, और ये लीगल ऑब्लिगेशन है। मतलब जिस मुल्क में ये प्लांट इंस्टॉल किया गया उस मुल्क के कानून में लिखा हुआ है कि जो यहाँ पे आके, मिसाल के तौर पे हमारी कंपनी कहीं पे ऑयल एक्सट्रैक्शन के लिए गई है, और जिस मुल्क में ये ऑयल एक्सट्रैक्शन के लिए गई है वहां पे इन्होंने कुआं खोदा है और अपने सारे इक्विपमेंट वगैरह लगाए हैं, प्लांट लगाया है, लेकिन जहाँ पे ये तेल निकालना है इन्होंने वहां सही गंद डालते हैं और सारी साइट भी खराब हो जाती है, ठीक है। तो वहां पर एक लॉ है कि जब आप यहाँ से अपना बोरिया बिस्तर लपेट के 12 साल के बाद जाएंगे तो इस प्लांट को यहाँ से उखाड़ के जगह को साफ सुथरा करके जाएंगे। तो ये लीगल ऑब्लिगेशन है, जो भी यहाँ पे प्लांट इंस्टॉल करेगा उसके ऊपर ये लीगल ऑब्लिगेशन आज से ही है, लॉ में लिखा हुआ है कि उसने इस प्लांट को डी इंस्टॉल करना है, ठीक है। जब इस प्लांट को, अच्छा लीगल और कंस्ट्रक्टिव क्या होता है IS 37 में पढ़ेंगे इंशाल्लाह ऑब्लिगेशन को, ठीक है। तो फिलहाल प्लांट को डी इंस्टॉल करना है, इसकी लीगल ऑब्लिगेशन है, तो इसका मतलब 12 साल के बाद जो आपको अंदाजा है कि $100 देना पड़ेगा आपको इसको डी इंस्टॉल करने के लिए, उसको भी एसिड कॉस्ट में ऐड करना है। अब अगला मसला क्या आया, एसिड आज आपने रिकॉर्ड किया है 300 पे, ठीक है, और एक साल गुजरेगा, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और जाके कहीं 12 साल जब गुजरेंगे तो 12वें साल के आखिरी दिन यहां पे जाके आपने ये $100 पे करके आपने डी इंस्टॉल करवाना है अपने प्लांट को। अब मैंने कहा कि इस प्लांट की कॉस्ट में ही इस डी इंस्टॉलेशन को, डिसमेंटलिंग की कॉस्ट को ऐड करना है, तो मैं यहाँ पे आके 100 को ऐड कर लूं, ये सही होगा जी?
वो तो एस्टिमेट चेंज है, वो अगर यहाँ कहीं हो जाए तो उसको एडजस्ट करना पड़ता है, और अगर एंड पे हो तो फिर देखेंगे क्या करना है। ठीक है, फिलहाल तो यहाँ तक क्या आपने यहाँ से आगे नहीं जाए, यहाँ तक तो आपके सिलेबस में बात ही नहीं है ना, पहुँचना ही नहीं है आपने। फिलहाल तो मेरा सवाल ये है, ये 100 आपने 12 साल के एंड पे करके इस प्लांट को डी इंस्टॉल करवाना है, लेकिन 12 साल बाद ये पे करना है, क्योंकि यहाँ क्या लिखा हुआ है, फ्यूचर डिसमेंटलिंग कॉस्ट है $100। ठीक है, तो इसको यहाँ पे ऐड कर दूं, सही है? मेरा सवाल है आपसे, क्यों? बाद का खर्चा तो नहीं, नहीं, इसको एसिड कॉस्ट में ऐड तो करना है, पर मसला ये है कि 12 साल बाद का $100 आज के $100 के बराबर नहीं है। तो हमने क्या करना है, इसको डिस्काउंट करके इधर लेकर आना है, इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिसमेंटलिंग निकलेगी। ये असल में वो चीज़ है जिसके बारे में स्टैंडर्ड कह रहा था, आप पढ़ो ज़रा जाकर अगर, तो इनिशियल एस्टीमेट ऑफ कॉस्ट ऑफ डिसमेंटलिंग। अब ये प्रेजेंट वैल्यू के ऊपर रिकॉर्ड करना है। ठीक है, क्योंकि देखो ना, 12 साल बाद जो 100 देना है, क्या आज वो 100 है? अब इसको डिस्काउंट करना, डिस्काउंटिंग आती है थोड़ी बहुत, ठीक है, डिस्काउंटिंग है, तो इस 100 को खींच के लाना है हमने पीछे। तो प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग, इसको क्या कहते हैं जी? क्या कहते हैं जी? प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग, डिसमेंटलिंग कॉस्ट या प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग। प्रोविजन इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि ये एक अंदाजा है, इसमें चेंज भी आ सकता है, वो चेंज नहीं है आपके सिलेबस में, बहरहाल मैं पढ़ा दूंगा अगर दिल किया तो, ठीक है। लेकिन फिलहाल प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग $100 पकड़ोगे और इसको डिस्काउंट करना है, और डिस्काउंट रेट सवाल में गिवन है कितना? 7%। मार्केट रेट डिस्काउंट क्या है? मार्केट डिस्काउंट रेट क्या है? तो 1.07 रेज टू पावर, कितने साल वापस बुलाना है? 12। ठीक है, ये बेसिकली प्रेजेंट वैल्यू निकालने का फॉर्मूला है कि प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकला करती है जी? फ्यूचर वैल्यू को आप 1 + i रेज टू पावर -n करते हैं, जिसमें फ्यूचर वैल्यू हमारे पास 100 थी, ठीक है जी, और 1 प्लस इंटरेस्ट रेट क्या था, डिस्काउंट रेट क्या था? 0.07 रेज टू पावर -12, नंबर ऑफ ईयर्स जितने दूर वो वापस लेकर आना था। तो ये मैंने जरा डायरेक्ट यहाँ पर लिख दिया, 100 × 1.07 रेज टू पावर -12। सीखा हुआ है ये? चलो शुक्र है। अब क्या आती है जी प्रेजेंट वैल्यू? $44 एग्जैक्ट। हाँ, तो 04 भी लिखवाना चाहिए था आपको, बहरहाल चलो अब तो आपने नहीं लिखवाया, ठीक है। अच्छा, अब ये 44 आ गया और ये बन गया, क्योंकि ये तो मेरा अपना सवाल है ना। अगर एमसीक्यूज में आ जाए तो भाई पॉइंट को भी ना छोड़ना, क्योंकि एमसीक्यू के अंदर तो एग्जैक्ट फिगर लिखी होती है, तो फिर आगे पीछे ना हो जाए, ठीक है। लेकिन फिलहाल चलो अपना सवाल है, चलेगा। अब एसेट के अंदर देखो, 300 में तो इंस्टॉलेशन कॉस्ट तो 300 में शामिल थी, परचेज प्राइस प्लस इंस्टॉलेशन कॉस्ट तो 300 में उन्होंने लिख दिया था शामिल है, लेकिन डिसमेंटलिंग कॉस्ट को भी ऐड करना है। अब आज आगे पता लगा कि कौन सी कॉस्ट को ऐड करना है, फ्यूचर वाली कॉस्ट को नहीं, उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल के प्रेजेंट वैल्यू को डिस्काउंट करना होता है, इसको इसके अंदर ऐड करना होता है। अब ये तरीका ये नहीं है सवाल करने का, वो भी बताता हूं, अभी कॉन्सेप्ट दे रहा हूं, ठीक है। अच्छा, अब ये 1 जनवरी 2016 पर, 1 जनवरी 2016 पर ये काम हुआ है, तो 1 जनवरी 2016 पर आपने ये एंट्री पास की। 1 जनवरी 2016 पर प्लांट डेबिट कैश क्रेडिट 300 से, और फिर प्लांट डेबिट प्रोविजन फॉर डीकमीशनिंग या डिसमेंटलिंग क्रेडिट कितने से जी? 44। ठीक है, तो अल्टीमेटली वो क्या हो गया? ये 344 पर एसेट आपका रिकॉर्ड हुआ। अब एसेट ने होना है डेप्रीशिएट, और इस प्रेजेंट वैल्यू ने ग्रो करना है अनवाइंडिंग ऑफ डिस्काउंट जिसको कहते हैं, क्योंकि अगर ये 44 पर ही पड़ी रह गई तो 12 साल बाद तो आप 44 नहीं देने, आपने तो 100 देने, ठीक है। तो प्लांट डेप्रीशिएट होगा हर साल अपनी यूजफुल लाइफ के हिसाब से, और ये प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग जो है ये ग्रो करेगी अनवाइंडिंग ऑफ डिस्काउंट के साथ, ठीक है। तो एक एंट्री हुआ करेगी डेप्रीसिएशन की कैलकुलेशन की, तो डेप्रीसिएशन डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट, यूजफुल लाइफ पर एसेट की आप डेप्सिट करेंगे इसको, ये डेप्सिट करेंगे किस चीज को? पूरे 344 को। दूसरी तरफ जो 44 है उसको ग्रो करेंगे तो उसकी एंट्री होगी इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट प्रोविजन क्रेडिट। बहुत हैवी बात है ये वैसे, ठीक है, लेकिन इसको एक प्रॉपर तरीके से करेंगे, आराम सुकून से ये होने लग जाया करेगा। फिलहाल मैंने सिर्फ आपको एक कॉन्सेप्ट दिया है
तो क्या बात इसमें समझ नहीं आई अभी तक, वो बताओ मुझे। अच्छा चलो, अब प्रॉपर तरीका जो इस सवाल के करने का है वो ये नहीं हुआ करेगा, ठीक है। हम इस तरह से नहीं अलग से प्लांट को लें, अलग से फिर प्रोविजन को लें, फिर एक प्रॉपर तरीका बनाएंगे, एक प्रॉपर वर्किंग करेंगे। ये तो बस कॉन्सेप्ट था, उस वर्किंग को जरा अच्छे तरीके से समझना है आपने, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 3। नाम है इसका कोई नाम नहीं है? आ कंपनी। अच्छा चलिए, आ कंपनी। अब हमने सबसे पहले एक वर्किंग करनी है। वर्किंग के अंदर हम डेट का कॉलम डालेंगे, डिस्क्रिप्शन का कॉलम डालेंगे, और मेरे जैसे कल मैंने किया था ना जी, आपको याद होगा, डेट, डिस्क्रिप्शन, एसिड, तो मेरी वर्किंग इसी शक्ल की हुआ करेंगे इंशाल्लाह सारी, तो आपको आहिस्ता आहिस्ता सेटिंग हो जाएगी आपकी, ठीक है। डेट, डिस्क्रिप्शन, उसके बाद क्या चीज है? प्लांट। अच्छा, अब इसी के साथ ही एक चीज है जिसको कहते हैं प्रोविजन। पूरा लिखूं नाम तो, प्रोविजन फॉर डीकमीशनिंग या डिसमेंटलिंग। अभी ये मुझे आपकी किताबों में नजर नहीं आई इस तरह से, बस थोड़ा सा जिक्र है, ठीक है ना। लेकिन ये तो आपकी किताबों में नजर आ रहा है कि एसिड में जो इसने ऐड होना है, फिर कुछ एमसीक्यूज के अंदर उसने छेड़ भी दिया इस चीज को भी, तो हम तसल्ली से कर लेते हैं इसको। मुश्किल नहीं है, बात आसान है, एक बार हो जाए तो फिर मार नहीं पड़ती, ठीक है। फिर कई जगहों पे ये एडजस्टमेंट आ सकती है। ये एमसीक्यूज के अंदर आपकी जो पहला सेक्शन है उसके अंदर ये बहुत मजे से टेस्ट करता है। ये 2-3 एमसीक्यूज आपको नजर भी आएंगे, किड्स के अंदर भी, सीनियर से पूछ लेना, ठीक है। उसके बाद इसकी एडजस्टमेंट जो है वो आपके फाइनल अकाउंट्स के अंदर भी आ सकती है, तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में भी आ सकती है, मल्टीपल टास्क किसी भी क्वेश्चन में, और आपके फाइनल अकाउंट के अंदर एडजस्टमेंट पड़ सकती है। छोटी सी बात है, सीख लेंगे तो जिंदगी आसान हो जाएगी, ठीक है। अब तरीका वारदात क्या है? किस दिन हमने एसिड खरीदा जाके? 1 जनवरी 2016 पे, ठीक है। अब एसिड की कॉस्ट में आपने सिर्फ 300 नहीं लिखना। क्यों? क्योंकि आप पढ़ के आए हैं एसिड की कॉस्ट में उसकी परचेज प्राइस भी डालनी है, इंस्टॉलेशन कॉस्ट भी डालनी है, और इनिशियल एस्टीमेट ऑफ डिसमेंटलिंग कॉस्ट भी डालनी है, ठीक है। तो अगर आपने यहां पर $300 लिख दिया, अगर आपने यहां पर, ये डॉलर्स में चल रहा है, ठीक है ना जी, अगर आपने $300 यहां पर लिख लिया, तो ये तो एसिड को आपने डेबिट सिर्फ परचेज प्राइस और इंस्टॉलेशन कॉस्ट से किया है, ये तो ऐड ही नहीं की। तो एक तरीका बता रहा हूं, ठीक है। और तरीका क्या होगा? आपने सबसे पहले यहां पर आकर प्रोविजन की प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, यानी आज से 12 साल बाद $100 पे करने हैं, तो आज की क्या वैल्यू बनती है? 7% था। 7% पे के हिसाब से इसको 12 साल पीछे बुलाओ, आंसर क्या आता है? वही 44.04। चलो 44 ही कर लो फिर, ठीक है। अब 44 रुपीज की एंट्री क्या सिखाई है आपको? एंट्री क्या सिखाई है आपको? मैंने 2 एंट्री सिखाई, जिसको मैंने तोड़ के एक कर लेना अभी, ठीक है। प्लांट डेबिट, कैश क्रेडिट 300, ऐसा ही है यार। मार्कर में मजा कर रहे उस्ताद, खैर अभी और पढ़े, ठहर जो। अच्छा जी, प्लांट डेबिट कैश क्रेडिट 300 से, और दूसरी एंट्री क्या करनी है हमने? प्लांट ही डेबिट और प्रोविजन फॉर डीकमीशनिंग या डिसमेंटलिंग क्रेडिट। डिसमेंटलिंग कॉस्ट की इनिशियल एस्टिमेट किया ना, वो क्या है जी? 44। अब ये 2 एंट्रीज की बजाय मैं इसको कंबाइन करता हूं, लेकिन वाहिद वे प्लांट में 300 भी आना है, और प्लांट में, यानी पहली एंट्री क्या होगी? इस 300 की एंट्री क्या है? प्लांट डेबिट कैश क्रेडिट, और उस 44 की एंट्री क्या है? देखो, प्लांट डेबिट प्रोविजन क्रेडिट। ये प्रोविजन है, लायबिलिटी है, ये एसेट है, ये लायबिलिटी है। इस तरह से मैं वर्किंग कर रहा हूं। लेजर को तो लेजर बना देता हूं, समझ आ रही है तो ठीक है, सही है, ठीक है। अच्छा, अब ये जब इकट्ठा हुआ तो यहां पे क्या आया? 344। तो मैं अगर ये 2 एंट्रीज की बजाय एक कंबाइन एंट्री करूं इस तरतीब पे, तो एंट्री क्या बन रही है? देखो जरा, मैंने पहले यहां पे 300 लिखा, फिर मैंने वेट किया, तरतीब क्या है? 300 लिखा, इधर नहीं लिखा, एंट्री नहीं की, और मुझे सवाल ने बता दिया कि भाई साहब लीगल कॉस्ट, लीगल ऑब्लिगेशन है, डिसमेंटल भी करके जाना पड़ेगा 12 साल के बाद, $100 लगेगा, डॉलर, ठीक है।
7% के हिसाब से आपने उसको डिस्काउंट किया, आज की वैल्यू क्या बनी 44, तो आपने उस 44 को लिखा इधर प्रोविजन में 44, लाइबिलिटी लिख लें इसको, अगर दिल नहीं मान रहा इसको प्रोविजन लिखने का, लाइबिलिटी लिख लो, ठीक है। लाइबिलिटी टू डिसमेंटल, प्रोविजन टू डिसमेंटल, प्रोविजन क्या कहते हैं, एक ऐसी लाइबिलिटी जिसके अंदर चेंज, जिसकी टाइमिंग या अमाउंट अनसर्टन हो, I37 में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अमाउंट कैसे अनसर्टन हो सकती है भाई, आगे जाके मजदूर करेंगे, हमने इतने में नहीं काम करना, ज्यादा चाहिए, दरमियान में ही चलते हुए रेट बदल जाए, ये मसले मसाइल होते हैं। बहरहाल प्रोविजन का लफ्ज जरा परेशान कर लिया मुझे लगा आपको, तो लाइबिलिटी ठीक है, लाइबिलिटी टू डिसमेंटल। अब कोई और उठेगा और कहेगा आपने इसको लाइबिलिटी कैसे कह लिया, इसमें तो शक है, प्रोविजन लाइबिलिटी मिलती जुलती चीजें, ठीक है ना, आपकी आसानी के लिए, ठीक है। अब प्रोविजन लिखूं या लाइबिलिटी लिखूं, प्रोविजन ठीक है, लाइबिलिटी ठीक है, प्रोविजन ठीक है, लाइबिलिटी ठीक है, प्रोविजन ठीक है। तो प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग, बस ऐसे लिखकर इसके साथ लिख लो ये एक लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी डिसमेंटल। नाम प्रोविजन क्यों रखा हुआ है, बस I37 में पढ़ लेंगे, ठीक है, अंदाजा है इस वजह से, बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, अब ये देखो ये 44 निकला, ये 44 निकला, इसकी एंट्री यहीं पे कर रहा हूं मैं डायरेक्ट, देखो मैं 44 इधर ऐड किया और इधर प्रोविजन में भी ऐड कर लिया, और ये टोटल कितना बन गया। अब मैं एंट्री पास करूंगा 1 जनवरी 2016 पर, और मैं यहां पे जाके कह रहा हूं जी प्लांट हो गया मेरा डेबिट 344 से, कैश मेरा क्रेडिट हो गया 300 से, और प्रोविजन फॉर डीकमीशनिंग या डिसमेंटलिंग ये मेरा क्रेडिट हो गया 44 से। तो ये मेरी एक ही एंट्री में मेरा काम हो गया या नहीं हो गया। तो ऊपर वाली 2 एंट्रीज भी ठीक है, ये भी ठीक है, ठीक है, लेकिन मुझे बेहतर ये वाली लगती है, सेकंड वाली, ठीक है, सही है। तो 2 अलग अलग एंट्रीज करना चाहो बेशक करो, मैं तो एक किया करूंगा जब कभी इसकी मुझे जरूरत पड़ेगी तो, ठीक है। अब एक बार दोबारा देख लो प्लीज, आखिरी बार, सवाल से आते हैं जी। कंपनी परचेज अ प्लांट कॉस्टिंग $300, जिसमें इंस्टॉलेशन की कॉस्ट शामिल है, 12 साल इसकी लाइफ है, और ये 1 जनवरी 2016 को खरीदा, और लीगल ऑब्लिगेशन है कि डी इंस्टॉल करना है प्लांट को 12 साल के बाद 100 रुपए पर, ठीक है, डिस्काउंट रेट 7% है। अब आज खरीदा तो कॉस्ट कितनी इनकर की आपने, $300, लेकिन इसको मैंने इसलिए बाहर नहीं लिखा क्योंकि डीकमीशनिंग भी करनी है, लीगल ऑब्लिगेशन है, और जो फ्यूचर की कॉस्ट थी उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालकर हमने कहा जी इसको भी एसिडी कॉस्ट में ऐड करो, तो हमने इसको एसिडी कॉस्ट में ऐड कर लिया 44। यार मार्कर नहीं सही यार, लाने पड़ेंगे, ठीक है, तो एक आधा सही करके ले आओ। अच्छा, अब ये 44 इधर एसिड में ऐड हुआ है और इधर लाइबिलिटी में भी, प्रोविजन जिसको हम कह रहे हैं इसमें भी आ गया। अब यहां पे क्या आ गया, जालिम ये बड़े गुस्से में था मार्कर, ये 344, इस 344 की एंट्री आपने देखी है, क्या एंट्री आ रही है जी, क्या एंट्री आ रही है भाई, प्लांट डेबिट 344 पूरे से, जहां से आपका वो वाला रूल भी सही हो गया कि एसिड के अंदर आपने शामिल करना है कॉस्ट, परचेज कॉस्ट में शामिल करना है परचेज प्राइस, इंस्टॉलेशन कॉस्ट वो तो पहले से 300 में शामिल थी, और इनिशियल एस्टिमेट और डिसमेंटलिंग, ठीक हो गया, समझ आइए अब बात की। भाई ये ना आप इस कैप को देख लिया करो कम से कम, कि इस कैप के अंदर ना अक्सर ये भरा होता है, देखो अब, हाँ ऐसे रखा करूं फिर, चले ठीक है। अब तो प्लांट डेबिट 344, कैश क्रेडिट 44, और कैश क्रेडिट 300 और प्रोविजन क्रेडिट 44। तो एसिडी कॉस्ट के अंदर इंस्टॉलेशन भी आ गई और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डीकमीशनिंग भी आ गई। आगे चलें जी। अब अगला टिप क्या है, अगला टिप ये है कि आपने डेप्रिसिएशन निकालनी है एसिड की, तो 344 कॉस्ट है और 12 इयर्स उसने लाइफ बताई है, यूजफुल लाइफ। सवाल चुप है तो कौन सा मेथड लगाएंगे,
स्ट्रेट लाइन मेथड लगाएंगे, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन मेथड है तो 344 रेजुअल वैल्यू कोई है गिवन सवाल में, तो फिर नील ही अज्यूम करेंगे, तो कॉस्ट माइनस रेजुअल वैल्यू तो करना था, रेजुअल वैल्यू नहीं है तो लिखने की जरूरत नहीं है, तो कॉस्ट डिवाइडेड बाय लाइफ। आंसर क्या है? 28.7 कर लूं, ये डेप्रिसिएशन आ गई, ठीक हो गया जी। और मेरे ख्याल में प्रोविजन को अनवाइंड जो करना है वो सीधे तरीके से भी करते हैं। वो सीधा तरीका क्या है, ये लायबिलिटी है, इस लायबिलिटी के ऊपर आपने 7%, जिस तरह से आपने उसको डिस्काउंट किया था वैसे ही अनवाइंड करना है। कितना आता है इसका 7%? 3.1 कर लूं मैं। अब ये ऐड होना है इसमें, ठीक है, क्योंकि लायबिलिटी ने क्या होना है, ग्रो होना है, ठीक है। डेप्रीसिएशन की एंट्री क्या होगी 31 दिसंबर 16 पे? डेप्रीसिएशन की एंट्री क्या होगी? डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट। ये 28.7 से एक्यूमुलेटेड क्रेडिट का मतलब एसिड की कमी, तो एसिड की कमी रिकॉर्ड की आपने, ठीक है, और एसिड पिघल कर एक्सपेंस बन रहा है। अच्छा, एसिड की कमी दुख की बात है, दुख की बात है, और लायबिलिटी का बढ़ना दुख की बात है। हमारे दोनों ही काम ऐसे चल रहे हैं, ठीक है। एसिड कम होता जा रहा है, लायबिलिटी बढ़ती जा रही है। एसिड कहां पे आ गया 344 से? भाई कैलकुलेशन ही करते रहो, तुम वेले बैठे हो, मैसेज कर रहे हो जी। जी 0.3, और इधर देखो ये क्या हो गया, ऐड हो गया इंटरेस्ट जी। तो एसिड का कम होना गम की बात, दुख की बात, लायबिलिटी का बढ़ना दुख की बात, हमें दोनों ही मिले, ठीक है। एसिड कम होना डेप्रिसिएशन, और प्रोविजन का बढ़ना यस अनवाइंडिंग ऑफ डिस्काउंट है, तो इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट और प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग क्रेडिट कितने से? 3.1 से। ठीक है, तो ये 2016 के साल की एंट्रीज मैंने कर दी। ये तस्वीर खींच ली थी ना यार, माजरत, आइंदा मैं पूछ लूंगा। अच्छा जी, अब ये तो ऑप्शन अब हमने ले लिया है ना, फॉर द ईयर एंडेड, ये वाला ऑप्शन, ठीक है। इसको मैं जरा मिटाकर यहाँ पे लिख देता हूँ कि ये मैंने एंट्रीज की हैं फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 16, ठीक है जी। तो पहली एंट्री एसेट को खरीदने की, फिर ईयर एंड पे उसको डेप्रिसिएट किया, और फिर प्रोविजन को अनवाइंड किया, लायबिलिटी को अनवाइंडिंग ऑफ डिस्काउंट, तो इंटरेस्ट बुक किया। ये समझ आता है? अच्छा, अब अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे पीएनएल और बैलेंस शीट के एक्सट्रैक्ट्स भी बनाओ, देखो जो काम मैंने करना है ना भाई माजरत के साथ, क्योंकि हमारा मकसद तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ही बनाना होता है, तो एक्सट्रैक्ट्स पे हम फौरन ही जाया करेंगे, ठीक है। तो मुझे अगर आपसे मैं कहूं कि मुझे पीएल का एक्सट्रैक्ट बना दो, दो 2016 है ना, तो पीएनएल में क्या आना है 28.7, क्या चीज है ये, तो डेप्रीसिएशन एक्सपेंस आ गया 28.7, बस जी, और तो कुछ नहीं ना आना। शर्म करो, इंटरेस्ट एक्सपेंस भी तो पीएनएल में आना है, ठीक है। यही तो पढ़ा, नई चीज है ना, नई चीज है, ये पहली बार देखा। रेफरेंस तो आपने पहले भी कई बार देखी हुई, तो ऐसे ही बस गैर महसूस तरीके से स्लो पॉइजन दूंगा आप लोगों को, ठीक है। आहिस्ता 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 चीजें एड अप होती चली जाएंगी। दूसरी चीज यहाँ पे क्या आ रही है जी, इंटरेस्ट एक्सपेंस कितना 3.1, ये भी एक्सपेंस। अच्छा, और अगर मैं आपसे कहूं कि आप बैलेंस शीट के एक्सट्रैक्ट्स भी मुझे बना के दिखा दो,
तो बड़ा ही आसान नहीं होगा इस वर्किंग की फॉर्मेट को? देखो बड़ा ही आसान कर दिया इसने तो। अभी आपके मुंह से क्या निकला है? बुक वैल्यू जाएगी नॉन करंट एसेट्स में, प्लांट की बुक वैल्यू जाएगी, और प्लांट की बुक वैल्यू आपको वर्किंग में नजर आ रही है। वर्किंग का फॉर्मेट ही ऐसा है कि वो बुक वैल्यू शो कर रहा है आपको ईयर एंड के ऊपर। तो एसेट किस पे नजर आ रहा है जी आपको? 315.3। ठीक है, और तो कुछ नहीं आना। हाँ, अब इंटरेस्ट एक्सपेंस नहीं ना भूला, अब प्रोविजन नहीं भूलेगा। तो नॉन करंट लायबिलिटीज के अंदर भाई पूरे बैलेंस शीट, पूरे इनकम स्टेटमेंट में सब कुछ आ रहा होता है, ठीक है ना? तो मैं सब एक्सट्रैक्ट्स बना रहा हूँ, ठीक है, रेलेवेंट बस। अच्छा, तो नॉन करंट लायबिलिटीज के अंदर आपकी प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग नजर आएगी, और ये इनिशियली आपने 44 पर ऐड की थी एसिड में, तो एसिड में वो 44 पर ही थी, लेकिन दूसरी तरफ प्रोविजन ने बढ़ के 12वें साल के एंड तक 100 पे भी तो पहुंचना है, क्योंकि 12वें साल के एंड पे फिर आपने इस प्रोविजन को डेबिट करके कैश क्रेडिट करना है, तो 100 रुपए अगले मांगेंगे, अनलेस कि कोई एस्टीमेट चेंज दरमियान में ना आ जाए जो आपके पर्चे में नहीं आएगा इंशाल्लाह, ठीक है ना? सिलेबस में नहीं है ना एक चीज, ठीक है? तो प्रोविजन कहां पे पहुंच गई है जी? 47.1। ठीक है जी, और समझ में आती है बात? चलो ये अच्छी बात है। बात बड़ी मुश्किल सी थी, बस अल्लाह ने समझा दिया आपको। अल्लाह का शुक्र अदा करना, ठीक है? शुक्र करने से अल्लाह नेमत को बढ़ा देते हैं ना। तो प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग आ गई। अच्छा जी, अब अगला साल आएगा, तो अगले साल में क्या होगा? एसेट फिर डेप्रिशिएट। अच्छा, ये मैंने ना साथ में यूं स्लैश डाल देता हूं, इंटरेस्ट, लेकिन वर्किंग मैंने इस तरफ कर दी है माजरत के साथ, ठीक है? ओके, इधर जगह नहीं थी, तो इंटरेस्ट भी आ गया। ये डेप्शन है, ये इंटरेस्ट है। डेप्शन एसिड की कमी, एक्सपेंस। इंटरेस्ट प्रोविजन का बढ़ना, ये भी एक्सपेंस। तो अगर आप ट्राई करें इसको अगले साल को, जरा एक दफा पहले मेरे से कर लें, तो क्या ख्याल है? अच्छा, सेम होगा, और उधर भी सेम होगा? क्यों नहीं होगा? वो कंपाउंडिंग होती जाएगी, ठीक है? वेरी गुड। तो डेप्रिसिएशन 344/12। दोबारा लिखने की भी जरूरत नहीं होती है स्ट्रेट लाइन मेथड के अंदर, क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड में हर साल डेप्शन ने बराबर आना है, तो ये 28.7 ही आना था, ठीक है जी? और ये पहले निकाल लिया आपने, ये बुक वैल्यू आ गई कितनी? ये 17 वाले साल की डेप्रिसिएशन आ गई, ठीक है जी? अब आपने जब फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 16 आपने जब एंट्री शुरू करनी है, तो पहली एंट्री खरीदने वाली दोबारा नहीं करनी है, एसेट तो खरीद लिया हुआ आप, ठीक है ना? तो पहली एंट्री तो दोबारा नहीं आएगी। ओके, मैं कंपैरिजन में एंट्रीज कर रहा हूं ताकि जरा इजी समझ आता रहे, ठीक है जी? तो पहले साल की एंट्रीज हमने नहीं करनी, दूसरे साल की एंट्री ईयर एंड पर होगी। डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या होगी? बोलो, बोला करो। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट, ठीक है जी? ये तो हो गई। अब साथ ही आपको आवाज आ रही होगी, मैं भी नाल ही जाना है, मैं भी नाल ही जाना है, मैंने भी नाल ही ले जाओ। क्या मतलब? एक तरफ डेप्रिशिएट करेंगे एसेट को, दूसरी तरफ प्रोविजन ने रोला डाल देना है कि मुझे भी ग्रो करे, मेरे भी कुछ हुकूक हैं, ठीक है? तो फिर हमने कहा अच्छा आओ तुम्हारे भी जिन निकाले, आ तेरे जिन कड्डा। तो हमने कहा इसकी बुक वैल्यू निकाल दो। वैसे बुक वैल्यू क्या हो गई है? 286.6। बस यहाँ पे मेरा सवाल एंड हो रहा है, मेरी रिक्वायरमेंट बस यही थी, ठीक है? 31 दिसंबर 17 तक एंट्रीज कही थी। हाँ वो ठीक है, मैंने एक्सट्रैक्ट्स उसने कही नहीं थे, लेकिन मैं पता ही आपको फरमाइशी प्रोग्राम मेरा साथ साथ चलता रहता है, नहीं पता तो आप पता लग जाएगा। अच्छा, तो अब डेप्री से ये इंटरेस्ट निकालना है, 47.1 का 7% लेंगे तो 3.3 कर दूं जी? बोलो। एड्डा औखा काम तो यार 50.4 आ रहा है, जमानी भी नजर आ रहा है। अब डर इतना गए हैं पहले दिन के, अब तो पहले दिन थे ही नहीं जी। 31 दिसंबर 2017 पर जी इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट और प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग क्रेडिट 3.3। अगर एक्सट्रैक्ट्स की बात करें तो कंपैरेटिव आपको पता ही है, 16 बाद में नजर आएगा, 17 पहले नजर आएगा, तो असूल है ना, तो इसलिए मैंने जगह छोड़ दी थी जरा, ठीक है? तो डेप्रिसिएशन
मतलब एंट्रीज देखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ वर्किंग से एक्सट्रैक्ट्स बनेंगे, ठीक है। और मैं यहीं से बताता हूं कौन कौन से एमसीक्यूज पूछ सकता है वो आपसे जी। तो 28.7 ही रहा, स्ट्रेट लाइन मेथड है ना, लेकिन इंटरेस्ट हो गया 3.3। एसिड की बुक वैल्यू 286 आ गई, और प्रोविजन की बुक वैल्यू ही होती है ये भी, कितनी होगी जी 50.4। $286.6, ठीक है जी। और सही है, कौन सा, कौन सी डेट, कहाँ गलत है, क्या गलत है बताओ, कहाँ गलत, शुक्र है किसी ने देखा नहीं, रिकॉर्डिंग हो रही थी, ओ नो। अच्छा जी, अच्छा भाई, अब ये पूरा सवाल है फुल फ्लैश, ठीक है, ये फुल फ्लैश सवाल है, एंट्रीज पूछे आपसे, आपसे एंट्रीज ना पूछे, बल्कि फाइनल अकाउंट्स में आपको ये इनबिल्ट कर दे एडजस्टमेंट को, तो फाइनल अकाउंट्स में क्या करना है आपको वो भी समझ आ रही है, ठीक है। और अगर एमसीक्यूज में चला जाए तो आपसे क्या क्या पूछ सकता है। वैसे तो मुझे 44 भी पूछ सकता था, सादा सा एमसीक्यू में आया तो क्या कहेगा, इनिशियल एस्टीमेट डिसमेंटलिंग कॉस्ट का क्या है। नहीं तो वो ये कह सकता है कि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बता दो इस साल का 16 का, निकाल सकते हो, जो 300 को डिवाइड करेगा वो मारा जाएगा। वो ये भी कह सकता है व्हाट इज द इंटरेस्ट एक्सपेंस, वो ये भी कह सकता है व्हाट इज द टोटल चार्ज इन पीएनएल। तो टोटल चार्ज 16 के अंदर 28/7 भी है, 3/1 भी है, ये भी पूछ सकता है। वो ये पूछ सकता है व्हाट विल बी द क्लोजिंग बैलेंस या कैरिंग अमाउंट या अमाउंट शोन इन रिस्पेक्ट ऑफ प्लांट ऑन 31 दिसंबर 16 या 17। वो ये भी कह सकता है व्हाट इज द क्लोजिंग बैलेंस या व्हाट इज द अमाउंट टू बी शोन इन बैलेंस शीट इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रोविजन फॉर डीकमीशनिंग। 16 का कह दे, 17 का कह दे। तो कितने एमसीक्यूज इस एक वर्किंग से बनते नजर आ रहे हैं, समझ में आई है बात, ठीक है। यहाँ पे पार्ट 2 शुरू कर रहे हैं।